हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने शेड्यूलेट के बारे में डिस्कस किया था कि शेड्यूलेट क्या होती है। और जैसे कि कॉमन शेड्यूलेट बताया था मैंने, स्टेट शेड्यूलेट बताया था, और मैंने डिस्ट्रिक्ट शेड्यूलेट बताया था। मतलब कि एक अलग अलग जो रेट्स होती हैं, रेट की बुक आती हैं, उसमें सारी जो है लेबर कॉस्ट हो गई, या फिर मेजनरी लेबर का कॉस्ट हो गया, या फिर मटेरियल की रेट हो गई, तो पर यूनिट रेट जो है वो उसमें सारी लेटेस्ट और रिवाइज्ड होती रहती है, तो वो उसमें सारी दी गई है। तो वो कॉमन रेट होती है, उसे अपन बोल देंगे कॉमन शेड्यूलेट, ठीक है ना। और जो पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए अलग से निकाल रखी होती है, तो उसको अपन स्टेट शेड्यूलेट बोलते हैं मतलब। और एक होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज के अकॉर्डिंग निकाल दी जाती है शेड्यूलेट, तो उसे अपन डिस्ट्रिक्ट शेड्यूलेट बोलते हैं, ठीक है। तो अपन आज इस लेक्चर में अपन देखते हैं, देखिए इसमें देखेंगे अपन कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आपको ये पेज दिख रहा होगा, आराम से मैंने जूम कर दिया इसको। तो इसमें अपन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। ये एज़ पर IAS कोड 1200 के अकॉर्डिंग है। इसमें सारी डाटा जो है 1200 IAS 1200 है, उसके अकॉर्डिंग में लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डायमेंशन जो मेज़र की जाती है वो 0.01 मीटर तक मेज़र की जाएगी, ठीक है ना। कोई भी डायमेंशन होगी वो कहाँ तक मेज़र की जाएगी, 0.01 मीटर। ये मतलब डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है किसी भी डायमेंशन मेज़र करने के लिए, ठीक है। और इफ़ इट मोर देन 25 मीटर, यदि अगर लेंथ जो है या डायमेंशन जो है 25 मीटर से ज़्यादा है, इट इज़ मेजर्ड अप टू, मतलब तो मेजर्ड कहाँ तक की जाएगी, 0.1 मीटर तक, ठीक है। और एरिया होता है, एरिया सेल बी मेजर्ड अप टू, एरिया कहाँ तक मेजर्ड होता है, 0.01 मीटर स्क्वायर तक। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो मेजर्ड किया जाता है वो 0.01 मीटर क्यूब तक। यानी कि ये इसकी एक्यूरेसी होती है। यानी कि मान लो कोई डायमेंशन है, हाइट है, तो वो उसकी जो मान लो हाइट 5 है ना, तो 5 है तो उसकी हाइट अपन मेजर करेंगे 5.00, है ना। तो इस तरीके से मतलब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में अपन पॉइंट में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक अपन ले सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन मेज़र करेंगे, ठीक है। और एरिया कैसे मेज़र करते हैं, 0.01 मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर कोई एरिया हो गया तो उसको एरिया को मतलब 12 मीटर स्क्वायर है, तो मैं इसको 12.00 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ, 12.00 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यह 12 पॉइंट जो भी होगा तो अपन हर 0.1 मीटर स्क्वायर ही लेंगे, उससे कम या ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन एरिया मेज़र करते हैं, मतलब ये इसकी एक्यूरेसी है, यहाँ तक अपन मेज़र कर सकते हैं आराम से, उससे ज़्यादा अपन वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो वैल्यू लेंगे वो वेल प्रेसाइज है, यानी ठीक है, यहाँ तक अच्छा है। इससे ज़्यादा अपन उसकी लेंगे जो ज़्यादा महंगी चीज़ें होगी, उसकी अपन प्रेसाइजली वैल्यू लेते हैं। मतलब पॉइंट के बाद 0.0000 ऐसे भी करके वैल्यू भी ली जाती है जो ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं मास सेल भी। मास जो होता है, मास किस में मेज़र किया जाता है, मास 1 kg में, मतलब उसका जो ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मास का वो 1 kg है, ठीक है। 1 kg 2 kg इस तरीके से अपन उसमें मेज़र कर सकते हैं। और वुड वर्क है, वुड वर्क मतलब उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है 0.002 मीटर क्यूब, है ना। मतलब पॉइंट के बाद 3 × 2 0 आएगा और 2 मीटर क्यूब के गैप में अपन इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है, आएगा समझ में। और रेनफोर्समेंट तक, मतलब रेनफोर्समेंट तक कहाँ तक लेंगे, 0.005 मीटर तक, ठीक है ना, इसकी ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी। और थिकनेस ऑफ स्लैब प्रोजेक्टेड आउटसाइड बीम और कॉलमन, ठीक है ना। अगर स्लैब की थिकनेस है
वो अपन कहाँ तक लेंगे, 0.005 मीटर तक इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है। अब टाइप ऑफ वर्क्स जो अकाउंट टू कोस्ट, मतलब टाइप ऑफ वर्क जो है अकॉर्डिंग टू कोस्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। वो कौन कौन से होते हैं, एक पेटी वर्क हो गया, एक पेटी वर्क हो गया, दूसरा माइनर वर्क हो गया, तीसरा मेजर वर्क। ठीक है। 3 टाइप को वर्क होते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कोस्ट। एक तो पेटी वर्क, माइनर वर्क और मेजर वर्क। पेटी वर्क क्या होगा, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 से कम होगी। माइनर वर्क होगा 50,000 से 2 लाख के बीच जो कॉस्ट होगी उसे अपन माइनर वर्क कर देंगे, और मेजर वर्क होगा जो 2 लाख से अबव जो कॉस्ट होगी उसकी उसे अपन मेजर वर्क कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। आगे अपना पास टॉपिक है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, मतलब अगर किसी का भी कोई भी मटेरियल है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन अलग अलग टाइप के होते हैं, जनरल हो गया, डिटेल हो गया, इस तरीके से स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो अपन देखते हैं कि इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द एस्टिमेट। मतलब कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग अपन एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। दीज स्पेसिफिकेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जनरल स्पेसिफिकेशन हो गया, दूसरा डिटेल स्पेसिफिकेशन। अब जनरल स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, जनरल और डिटेल के बारे में नाम से ही पता है कि ये जनरल क्या है और डिटेल क्या है। जनरल में मतलब जनरल स्पेसिफिकेशन होगी जितनी अपने को रिक्वायर्ड है, और डिटेल में मतलब पूरी डिटेल ही स्पेसिफिकेशन होगी, उसमें डिस्क्रिप्शन होगा सारा पूरा। तो इसमें देखिए जनरल स्पेसिफिकेशन में देखते हैं, इट प्रोवाइड्स जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। ये मतलब जनरल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा देता है अलग अलग आइटम्स के, और इट स्पेसिफाई मटेरियल क्वांटिटी और प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। मतलब ये मटेरियल का प्रोपोर्शन अपने को प्रोवाइड करा देता है, और मटेरियल कौन सा है थोड़ा बहुत स्पेसिफाई भी करा देता है कि हाँ ये मटेरियल है और ये क्वांटिटीज़ रहेगी। तो ये जनरल स्पेसिफिकेशन में आ गया अपन। और इसमें मान लो जैसे कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखते हैं, एग्जांपल देखें तो इसमें दे दिया कि प्लिंथ एरिया 200 मीटर स्क्वायर है और उसकी फ्लोरिंग है वो 50 मीटर स्क्वायर है। तो आप इसका इसका क्या हो गया, जनरल स्पेसिफिकेशन। ठीक है। अगर वही डिटेल स्पेसिफिकेशन देखिए एग्जांपल इसका, तो इसमें क्या होगा, प्लिंथ एरिया दे दिया, ठीक है, और इसमें तो नॉर्मल फ्लोरिंग दे दी कि हाँ फ्लोरिंग, वो पता नहीं है कौन सी है, पीसीसी है, आरसीसी है, तो इसमें इसे बोल देगा कि कंक्रीट फ्लोरिंग, मतलब एक ये बता देगा, नाम बता देगा कि ये कंक्रीट फ्लोरिंग है। ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर पीसीसी होगी, आरसीसी होगी या फिर लाइम कंक्रीट होगी, वो भी उसके साथ में वो अपने को बता देगा कि ये इसकी कंक्रीटिंग फ्लोरिंग है। ठीक है। इस तरीके से डिटेल स्पेसिफिकेशन आता है, और इस तरीके से मतलब अपन एग्जांपल के तौर पर समझे तो ये वाला जो है इसको अपन जनरल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आई वो समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इट गिव्स जनरल आइडियाज़ ऑफ, मतलब ये जनरल आइडिया दे देता है, मतलब कि हाँ कि लमसम इतना एस्टिमेट बन जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के लिए जनरल आइडिया दे देता है। ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एस्टिमेट, और अपन इसके अकॉर्डिंग जनरल एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अपन इसे बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं डिटेल एस्टिमेट में। डिटेल एस्टिमेट में इट प्रोवाइड्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क, मतलब ये अलग अलग आइटम्स के डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन अपने को प्रोवाइड करा देता है। ठीक है। इट स्पेसिफाइज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वर्कमैनशिप टू बी एडोप्टेड, मतलब इसके साथ ये स्पेसिफाइज कर देता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की क्वांटिटी कितनी होगी वो भी इसमें स्पेसिफाइज कर देता है, और वर्कमैनशिप भी एडोप्ट कर देता है कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, कैसे इसका वर्कमैनशिप होगा, क्या है ना, तो उसके डिटेल एस्टिमेट में
वो साथ में दे देते हैं। और इसमें ये प्लिंथ एरिया, और ये मैंने एग्जांपल आपको समझा ही दिया है कि इसमें प्लिंथ एरिया 200 दे दिया, और मतलब फ्लोरिंग के साथ कंक्रीट वर्ड और ऐड कर देगा, और कंक्रीट के साथ में भी पीसीसी होगी, आरसीसी होगी, लाइम कंक्रीट होगी, कौन सी होगी वो भी अपने को डिटेल स्पेसिफिकेशन दे देगा, ठीक है ना। और इट गिव्स नेचर एंड क्लास ऑफ वर्क इन डिटेल, मतलब ये उसका नेचर भी बता देता है वर्क का, और उसकी क्लास भी बता देता है डिटेल में, ठीक है। और ये मतलब जब भी अपन डिटेल इसमें एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं तब जब ये यूज़ में लेते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक फंडा क्लियर है आप सबका। नेक्स्ट अपन चलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मतलब कोई भी अपन एस्टिमेट कर रहे हैं तो उससे पहले मतलब जब भी कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे पहले अपन एस्टिमेट तो करेंगे, तो उसकी यूनिट के बारे में तो अपने को आइडियाज़ होना चाहिए, कौन कौन सी जो वर्क्स हैं कौन सी यूनिट में मेज़र किए जाते हैं, इसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तभी अपन इजीली जो है वो एस्टिमेट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले मास वर्क या वॉल्यूम वर्क, जो भी मास वर्क होगा या फिर वॉल्यूम वर्क होगा उसको अपन इसमें मेज़र करते हैं मीटर क्यूब में, इसमें मेज़र करेंगे मीटर क्यूब में। सैलो एंड थिन सेक्शन है ना, कोई भी सैलो यानी कि छोटी डेप्थ में अपन जो भी ट्रेंच बनाते हैं उसे अपन सैलो बोलते हैं, ठीक है। और थिन यानी बहुत पतला सेक्शन, स्पेसिफाइड 1 डायमेंशन, उसकी अपन 1 डायमेंशन स्पेसिफाई करते हैं, तो वो अपन उसको जो मेज़रमेंट करते हैं उसका मीटर स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग या थिन वर्क, लॉन्ग भी होगा और थिन भी होगा, तो क्या होगा उसको अपन 2 डायमेंशन में स्पेसिफाई करते हैं, तो वो मीटर में लेंगे, ठीक है। आई बात समझ? पीस वर्क या फिर आइटम वर्क, कोई भी पीस होगा कि ये इतने पीस 50 पीस में ये वर्क करना है या फिर 50 आइटम में ये वर्क करना है, तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो यूनिट में होगा, नंबर में होगा कि हाँ इतने नंबर ये हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ड्रेनेज पाइपिंग हो गया या फिर फेंसिंग वेल, ये किसमें मेज़र करते हैं मीटर में, ये आप ध्यान रखना। ड्रेनेज पाइपिंग हो गया या फिर फेंसिंग हो गया, मतलब कभी अपन फेंसिंग वर्क करते हैं तो वो सभी अपन मीटर में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं मेजर आइटम ऑफ वर्क्स, ठीक है। और एक वेट ऑफ स्टील के बारे में अपन बता देते हैं कि वेट ऑफ स्टील के बारे में कोई अगर पूछ ले कि वेट ऑफ स्टील क्या है मीटर में, तो 1 मीटर में वेट ऑफ स्टील होता है, वो मैं बता रहा हूँ, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होती है स्टील की डेंसिटी, और उसका एरिया जो होगा πd²/4 होगा, डी डायमीटर है, और इंटू लेंथ 1 मीटर के लिए ले रहे हैं, इंटू जो mm में होगी तो उसका 10⁻³ जो है वो कैलकुलेट स्क्वायर हो गए 10⁻6 में आ जाएगा। फिर ये सारा जो है ये वेट ऑफ स्टील है जो 1 मीटर के लिए वो 0.00617 d² kg/मीटर में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मेजर आइटम ऑफ वर्क है अपन उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थवर्क के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये अर्थवर्क क्या होता है, मेज़रमेंट जो होता है वो अपन क्या लेते हैं मीटर क्यूब में। अर्थवर्क का कोई भी मेज़रमेंट होगा वो अपन मीटर क्यूब में लेंगे, जैसे कि एक्सकेवेशन हो गया, कटिंग हो गया, फिलिंग हो गया और बैंकिंग हो गया। एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई करना, कटिंग यानी किसी सोइल को कट करना, फिलिंग यानी कि किसी ट्रेंच को या किसी
बड़े गड्ढे को फिल करना उसे फिलिंग बोलते हैं। बैंकिंग यानी कि किसी भी जो मतलब कटिंग करके जब भी अपन रोड बनाते हैं उसके साइड में अपन जो अर्थ को जो है इकट्ठा करके ऊपर चढ़ाते हैं, फिर रोड बनाने से पहले जो अपन साइड जो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं अर्थ का, उसे अपन बैंकिंग बोलते हैं। इफ़ द डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन अगर 30 सेंटीमीटर से कम है, अगर एक्सकेवेशन की डेप्थ 30 सेंटीमीटर कम है, तब अपन उसका मेज़रमेंट जो है अर्थवर्क का मीटर स्क्वायर में करेंगे। ध्यान रखना आप कि जब भी एक्सकेवेशन की डेप्थ 30 सेंटीमीटर से कम है तो उसका अपन मेज़रमेंट मीटर स्क्वायर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। एग्जाम्पल हो गया सरफेस ड्रेसिंग या फिर लेवलिंग। कोई भी सरफेस ड्रेसिंग हो गई या फिर लेवलिंग हो गया, उसका अपन जो मेज़रमेंट करेंगे वो मीटर स्क्वायर में करेंगे। इफ़ द नोट सेकंड है, कंडीशन अलग अलग। इफ़ द ट्रेंच विड्थ, अगर ट्रेंच की जो विड्थ है, मतलब कोई भी अपन चरी बोलते हैं ना, जिससे अपन या फिर जो खोदते हैं, है ना, गड्ढा खोदते हैं लॉन्ग लाइन में, तो उसे अपन बोलते हैं ट्रेंच। तो ट्रेंच की विड्थ अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा है और डेप्थ जो है उसकी 30 सेंटीमीटर से कम है, तब भी अपन उसको मीटर स्क्वायर में मेज़र करेंगे। ठीक है, तभी उसका मेज़रमेंट जो है वो मीटर स्क्वायर में होगा। इन जनरल, और एक और आता है कि लीड एंड लिफ्ट इज़ 30 मीटर और 1.5 मीटर। मतलब कि जनरल केसेस में ज़्यादातर जो लीड एंड लिफ्ट होता है वो 30 मीटर एंड 1.5 मीटर ही होता है जनरली। अगर आप लेना चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली यही लेते हैं, लीड एंड लिफ्ट। लीड जो होता है वो 30 मीटर होता है और लिफ्ट जो होता है 1.5 मीटर होता है। अब लीड और लिफ्ट होते क्या हैं? अब लीड और लिफ्ट के बारे में बता देता हूँ कि जब भी कोई एक्सकेवेशन वर्क करते हैं तो इस एक्सकेवेशन वर्क से अपन अर्थ को यहाँ से यहाँ तक अपन उसको क्या करते हैं, डिपोजिशन करवाते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और कितनी हाइट पर डिपोजिशन करवाते हैं, वो यहाँ तक करवाते हैं। मतलब जितनी हाइट तक अपन डिपोजिशन करवा रहे हैं उसे बोलते हैं अपन लिफ्ट, और जहाँ से जहाँ तक अपन डिपोजिशन करा रहे हैं जितनी दूरी पर, उसे अपन बोलते हैं लीड। यानी कि ये क्या हो गया, ये लीड हो गया और ये लिफ्ट हो गया। आई बात समझ? मैंने यहाँ से सोयल को जो है बुलडोजर से या फिर किसी भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी से अपन, मतलब कोई भी टेक्निक से अपन यहाँ से इस सोयल को यहाँ से यहाँ तक ले गए, ये डिस्टेंस होगी लीड। फिर मैंने यहाँ तक डिपोजिशन किया तो वो हो गया मेरा लिफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया लीड और ये हो गया लिफ्ट। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लो आप भी। तो इसमें लीड जो है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ सोयल टू द डिपोजिशन ऑफ सोयल। मतलब सोर्स ऑफ सोयल से डिपोजिशन ऑफ सोयल तक जो डिस्टेंस हो उसे अपन लीड कहेंगे। लिफ्ट जो है एवरेज हाइट फ्रॉम सोर्स ऑफ सोयल टू पॉइंट ऑफ, तो जो एवरेज हाइट होगी फ्रॉम सोर्स से और जो पॉइंट ऑफ डिपोजिशन होगा वहाँ तक की हाइट जो होगी उसे अपन लिफ्ट कहेंगे। जो ये, ठीक है, ये एक्सकेवेशन इस तरीके से। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर होगा? नेक्स्ट अपन चलते हैं स्टील वर्क। अब स्टील वर्क क्या होता है? आपने देखा होगा कहीं भी रेनफोर्समेंट वगैरह या फिर कहीं पे भी स्टील जहाँ पे यूज़ हो रहा था अपन उसी को अपन स्टील वर्क बोलते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ स्टील की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ स्टील वो 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। kg पर मीटर क्यूब। यूनिट को आप मतलब अच्छे से ध्यान से पढ़ना, मतलब भूलना मत कि हाँ ये यूनिट्स होती हैं। और मेज़रमेंट के बारे में बता देता हूँ। स्टील वर्क जो होता है उसकी डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब, और जनरली इट इज़ 0.6 to 1% ऑफ टोटल एरिया। मतलब कोई भी प्लेन एरिया है, उस प्लेन एरिया का मतलब जो स्टील वर्क होगा वो कितना होगा, 0.6 to 1% ऑफ टोटल एरिया, प्लेन एरिया होगा। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि वेट ऑफ स्टील इन 1 मीटर, जो मैंने पिछले लास्ट एग्जांपल में बताया था, वेट ऑफ स्टील वो होता है 0.0617 डी स्क्वायर kg पर मीटर। 0.00617 डी स्क्वायर kg पर मीटर।
यहाँ पे डी जो है वो किस में रखेंगे अपन, mm में, ठीक है। डी की वैल्यू जो है वो mm में रखेंगे। अब मेज़रमेंट इन क्विंटल, और उसको मेज़रमेंट किस में करते हैं, क्विंटल में भी करते हैं। तो क्विंटल में मेज़रमेंट कौन कौन से करेंगे वो अपन देखते हैं। यूज्ड इन रोल्ड स्टील सेक्शन, कोई भी रोल्ड स्टील सेक्शन होता है, जैसे कि टी बीम हो गया, आई बीम हो गया, एल बीम हो गया, ये सारे जो है अपन क्विंटल में मेज़रमेंट करते हैं। और बाइंडिंग वायर, जो मतलब बाइंडिंग वायर होते हैं, है ना, इस तरीके से गट्टे बने रखते हैं बाइंडिंग वायर के, उसे अपन बोलते हैं, उसे अपन क्विंटल में मेज़र करते हैं। और फैब्रिकेशन हो गया, और फास्टनर्स हो गया। फास्टनर्स मतलब बोल्ट या रिविट, मतलब जो अपन कसते हैं, कसने वाले बोल्ट होते हैं, रिविट होते हैं स्टील के, है ना, उसे अपन फास्टनर बोलते हैं, और ये क्विंटल में मेज़र करते हैं। और वायर नेटिंग जो होती है, मतलब कोई भी अपन छत पे या रूफ टेरेस पे, मतलब आरसीसी करने के लिए जो वायर नेटिंग करते हैं, है ना, या कोई भी अलग मतलब वायर मैश में बनाने के लिए वायर नेटिंग करते हैं, उसे भी क्विंटल में मेज़र करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब नोट देखो इसमें कि आयरन गेट हो गया, और आयरन कोई गेट हो गया लोहे का, और रोलिंग शटर हो गया, मतलब कोई रोलिंग शटर देखा होगा दुकान के आगे लग रखते हैं, और स्टील डोर हो गया, और विंडो हो गई, और क्या है, और कोलेप्सिबल गेट हो गया, जीआई सीट हो गई, ठीक है ना, और आयरन ग्रिल हो गई, आयरन ग्रिल हो गया, कोलेप्सिबल गेट हो गया, जीआई सीट होगी। ये सारे अपन किसमें, मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या, मतलब जो ये मैंने अभी टर्म बोले हैं, ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये सारे जो है ये मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। ये एक्सेप्शन मतलब मान लो अलग अलग केस है, तो उसके अकॉर्डिंग थिकनेस ज़्यादा होगी, तो उसको 2 डायमेंशन में देखते हैं, तो उसको अपन मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। जैसे कि आयरन गेट हो गया, ठीक है ना, रोलिंग शटर हो गया, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है, स्टील डोर हो गया, विंडो हो गई, आयरन ग्रिल हो गई, कोलेप्सिबल गेट हो गया, और जीआई शीट हो गई, इनको मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन आगे चलते हैं। जो रेनफोर्समेंट वायर फेंसिंग या रनिंग जो होता है, इसको रनिंग मीटर में करते हैं। रेनफोर्समेंट हो गया, जो भी रेनफोर्समेंट होते हैं, है ना, जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है। और वायर फेंसिंग हो गए, वायर फेंसिंग मतलब जो अपन आपने देखा होगा, वायर फेंसिंग बोले तो आपने जो आर्मी एरिया में जो वायर लगे होते हैं, जो ऐसे कंटीले वायर, उसे अपन वायर फेंसिंग बोलते हैं। उनकी जो मेज़रमेंट है वो रनिंग मीटर में करते हैं, मीटर में, है ना, लेंथ में, कि पर मीटर की रेट इतनी होगी या जो भी होगी, ठीक है। और थ्रेडिंग होती है, उसको भी अपन रनिंग मीटर में, मतलब 1 मीटर में इसकी इतनी ये रेट होगी, इस तरीके से इसका मेज़रमेंट लेते हैं पर मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। देखो, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 10 mm डाया बार इन 20 मीटर लेंथ, ठीक है ना। तो ये बोला है कि 10 mm डाया का जो बार है वो उसकी लेंथ जो है 20 मीटर है, तो उसका वेट क्या होगा। तो वेट जो अपन निकालते हैं नॉर्मली, जनरली अपन एरिया लेते हैं, लेंथ लेते हैं और डेंसिटी लेते हैं। मैंने पिछले ऊपर की साइड आपको बताया था, तो उसमें देख लो एरिया मैंने पाई डी स्क्वायर बाई 4 बताया था कि पाई डी जो कोई भी रोड होती है, सर्कुलर एरिया होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, ठीक है। इनटू जो डी में मैंने क्या है यहाँ पे mm वाला यूज़ कर रहा हूँ डाया, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि m का मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर करूँगा, तो क्या 10 की पावर -6 आ जाएगी। इसलिए मैंने 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई किया है, और 20 मेरी क्या टोटल लेंथ है, और 7850 जो है मेरी ये डेंसिटी है किसकी, स्टील की, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास इसका वेट आ जाएगा। और अगर अपने को एक ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ फॉर्मूला बताया था मैंने ऊपर, वो क्या था कि 0.00617 टी स्क्वायर, है ना,
डी स्क्वायर। और इसमें सारा मतलब यूनिट वेट जो है मतलब जो डेंसिटी है वो कैलकुलेट थी, और साथ में ये सारा मैंने कैलकुलेशन करके फिर बताया था। तो अपन सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ डी की वैल्यू की ये पर मीटर में था, बस इसमें ओनली फॉर 20 मीटर लेंथ का दे रखा, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे और डी की वैल्यू रखेंगे 10 mm की, तो अपन कैलकुलेशन करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि ये जो फॉर्मूला था ये मैंने पर मीटर में बताया था, जबकि अपने का टोटल लेंथ कितनी दे रखी, 20 मीटर। मैं इसका 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ डी की जगह मैं 10 mm रख दूँगा, तो मेरे पास जो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे पास 12.33 kg। ठीक है, ये दूसरा मेथड है, मतलब डायरेक्टली है। आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम में आपको आ जाएगा, तो आराम से कर लो। आगे चलते हैं अपन कॉन्क्रीटिंग के जो मेज़र करते हैं वो किसमें, जनरली मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। जो मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं वो कैसे हो गया, आरसीसी हो गया वर्क, और पीसीसी हो गया, और सीसी वर्क हो गया, और प्रीकास्ट कंक्रीट हो गई, और आरसीसी छज्जा हो गया। प्रीकास्ट कंक्रीट मतलब जो पहले से ही कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार, जैसे वॉल हो गया या फिर बीम हो गया, तैयार करके रखते हैं, तो उसे अपन प्रीकास्ट कंक्रीट कहते हैं। आरसीसी मतलब रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो गया। पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सीसी मतलब सीमेंट कंक्रीट, और इस तरीके से ये प्रीकास्ट कंक्रीट हो गया। आरसीसी मतलब छज्जा, जो रेनफोर्समेंट सीमेंट का छज्जा होता है, लाइम कंक्रीट, सॉरी, इनको अपन मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं, इसको मीटर क्यूब में। ठीक है, और फिर आ गया डीपीसी। अब डीपीसी जो है ये डैम प्रूफ कोर्स है। इसका मतलब ये क्या करता है, ये अपन प्लिंथ लेवल पे, मतलब जब भी जो फाउंडेशन तैयार हो जाती है, फाउंडेशन के बाद थोड़ा प्लिंथ लेवल अपन तैयार कर देते हैं, उस प्लिंथ लेवल पे डीपीसी को अपन बनाते हैं। ठीक है, और ये डीपीसी जो है मतलब मान लो इस तरीके से ये अपन ना, ये फाउंडेशन तैयार हो गया है ना, ये अब थोड़ी सी ये यहाँ पे जो है ये डीपीसी अपन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जनरली आपने ये किसको जो है वाटर जो है, जो सब स्ट्रक्चर से जो मेन स्ट्रक्चर में, जो सुपर स्ट्रक्चर में वाटर जाएगा किसके थ्रू, कैपिलरी के थ्रू, उसको ये प्रिवेंट करता है, मतलब उसको उसका प्रोटेक्ट करती है। क्या डीपीसी जो है वो ये वर्क करती है, पानी को सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर से जाने में रोकती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये डैम प्रूफ कोर्स हो गया है ना। अब ये कहाँ पे प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करता है कि रिपेल्स वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू सुपर स्ट्रक्चर फ्रॉम सब स्ट्रक्चर, यानी कि सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर में जाने में वाटर को रोकती है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका डेप्थ जो होती है इसकी डीपीसी की, वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच होती है, 2 से 2.5 के बीच में। और ग्रेड जो होता है M10 से M20 के बीच होता है ना। और कुछ वाटर रिपेल केमिकल भी डालते हैं अपन इस डीपीसी में, वो कौन सा होता है, एक तो बिट्यूमन हो गया, और क्या हो गया, स्टीरिक एसिड है वो हो गया, और ऑयलिक एसिड। ये इस तरीके से जो केमिकल है वो भी अपन इसमें डालते हैं, जिससे क्या है पानी जो है अच्छा रिपेल हो सके, मतलब पानी सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब 99% चांस होते हैं नहीं जाता। मेज़रमेंट होता है उसका मीटर स्क्वायर में करता है, डीपीसी का मेज़रमेंट हमेशा मीटर स्क्वायर में ही करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। और नोट है एलसी इन रूफ टेरेसिंग, जो लाइम कंक्रीटिंग है रूफ टेरेसिंग का, वो मीटर स्क्वायर में करेंगे अपन। कंक्रीट जाली है और जाफरी कंक्रीट है वो भी मीटर स्क्वायर में, और कंक्रीट फ्लोर है वो भी मीटर स्क्वायर में। लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेसिंग वो अपन मीटर स्क्वायर में मेज़रमेंट करेंगे। कंक्रीट जाली यानी कि कोई भी आपने सीमेंट की जाली बनी हुई होगी, देखी होगी पुराने घरों में, हवादार घर बनाने के लिए उसमें सीमेंट कंक्रीट जाली का उपयोग किया जाता था। जेफरी कंक्रीट यानी कि किसी भी घर का अच्छा एलिवेशन या फिर रूफ की
है ना, रूफ़ की जो डिज़ाइन देनी होती थी, है ना, तो उसके लिए अपन जेफरी कंक्रीट का यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं। तो उसका अपन मेज़र करते हैं मीटर स्क्वायर में, और कंक्रीट फ्लोर जो होगा, कंक्रीट जो नीचे फ्लोर होता है उसका भी अपन मीटर स्क्वायर में मेजरिंग करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो मेरे को आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को बता सकते हो, मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है। प्लास्टरिंग क्या होता है? प्लास्टरिंग मतलब ये एक तरह से कोई लोड कैरी नहीं करता है, ये ओनली फॉर वियर एंड टियर से जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। आई बात समझ में? केमिकल अटैक हो गया, वेदरिंग अटैक हो गया, उससे ये स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए अपन प्लास्टरिंग प्रोवाइड कराते हैं, और ये मतलब स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करा देता है जिसके ऊपर अपन पेंटिंग और वॉशिंग कर सकते हैं, इसीलिए अपन प्लास्टरिंग करते हैं। ठीक है, और उसका मेज़रमेंट जो है अपन मीटर स्क्वायर में करते हैं प्लास्टरिंग का। इनसाइड जो प्लास्टर होता है वो 12 mm का होता है, मतलब ये एक तरह से स्टैंडर्ड डाटा है जो अपन IS कोड से लिए गए हैं, और ये न मेरी तरफ से लिख रहा हूँ न किसी और, ओनली फॉर IS कोड के थ्रू ही बता रहा हूँ मैं आपको। और आउटसाइड जो प्लेटफॉर्म होगा वो 20 mm होगा। ठीक है ना, आउटसाइड जो प्लास्टर होगा 20 mm होगा, उसकी थिकनेस जो होगी 20 mm, क्योंकि बाहर रेजिस्टेंस वेदर रेजिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए अपने को प्लास्टिक थिकनेस जो ज़्यादा रखनी पड़ती है। अंदर जो है वो इतना वियर एंड टियर नहीं होता, इसलिए 12 mm ही रखते हैं। इट इज़ डन टू प्रोटेक्ट प्रोवाइड सरफेस फॉर पेंट और फिनिशिंग, है ना, ये पेंट और फिनिशिंग के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है प्लास्टर, और जो प्रोटेक्ट द मेजनरी फ्रॉम वियर एंड टियर, और ये मेजनरी को वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करता है प्लास्टरिंग। और क्या हो गया, लाइम एंड सीमेंट मोर्टार इज़ यूज्ड, अपन लाइम और सीमेंट का मोर्टार यूज़ करते हैं इस प्लास्टरिंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं ब्रिक वर्क के लिए। ब्रिक वर्क में देखिए, मेज़रमेंट ब्रिक वर्क का है जो मीटर क्यूब में करते हैं, और थिकनेस अगर कुछ केस है, थिकनेस अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई तो मीटर क्यूब में करेंगे, अगर 10 सेंटीमीटर से थिकनेस कम हो गई या फिर उसके बराबर हो गई तो अपन मीटर स्क्वायर में ब्रिक वर्क का मेज़रमेंट करेंगे। यानी कि एक हाफ वर्क ब्रिक होता है ना, और पार्टीशन वर्क होता है, ब्रिक सोलिंग होता है, और हनीकॉम्ब वर्क होता है। मतलब जो भी, जैसे ये हाफ ब्रिक वर्क जो होगा, मतलब पार्टीशन वॉल बनाते हैं ना, वो मतलब एक ब्रिक की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर होती है, और ये जो विड्थ होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, नॉमिनल डायमेंशन। ठीक है, मतलब विथ कॉन्क्रीट के साथ नॉमिनल डायमेंशन होते हैं। और अपन 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, तो ऐसे वॉल होती है ना, तो इसकी थिकनेस क्या होगी, हाफ ब्रिक, मतलब हाफ ब्रिक बोल देंगे। ऐसे 10 सेंटीमीटर होती है, तो इसीलिए अपन इसको थिकनेस बोलते हैं हाफ ब्रिक थिकनेस, या फिर हाफ ब्रिक वॉल कह सकते हैं। ठीक है, और पार्टीशन वर्क हो गया, कोई भी वॉल अपन पार्टीशन वर्क करते हैं तो हाफ ब्रिक वॉल ही बनाते हैं। और ब्रिक सोलिंग होगी, मतलब जब भी कोई फ्लोरिंग बनाते हैं तो उसमें फ्लोरिंग ऊपर ब्रिक लगवा देते हैं, फ्लोरिंग के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अपन ब्रिक लगवा लेते हैं, जिससे अपन उसे ब्रिक सोलिंग कहते हैं। ठीक है, ये मतलब अपन फ्लोर पे लगा रहे हैं, फ्लोर एरिया, मतलब जब जहाँ पे फ्लोरिंग करते हैं वहाँ पे अपन ये ब्रिक लगा लेते हैं, इसी ब्रिक सोलिंग कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और हनीकॉम्ब वर्क हो गया। हनीकॉम्ब वर्क मीन्स जैसे कि मान लो अपन घरों में ब्रिक बाहर की साइड दीवारें बनाते हैं गाँव में, या फिर ज़्यादातर जहाँ पे हवादार दीवार बनानी होती है तो उसके लिए ब्रिक यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से यहाँ ब्रिक लगा देते हैं और यहाँ ब्रिक लगा देते हैं, सॉरी यहाँ
तरीके से, है ना। मतलब ये भरा रहेगा, ये ब्रिक है और ये भी ब्रिक है और ये भी ब्रिक है और ये भी ब्रिक है, ये भी ब्रिक है। ये जो है ये रेड कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया है, ये ओपन रहेगा, है ना। ये ओपन रहेगा, इस तरीके से खूब सारे एरिया ओपन रहेंगे, है ना। ठीक है, डायग्राम सही नहीं बनाया तो मतलब आप ये इसे अपन बोलते हैं जो हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क होता है, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, आए बात समझ में। तो ये सारे जो है ये किसमें मीटर स्क्वायर में मेज़र करता है, किसमें मीटर स्क्वायर में। अब आता है वुड वर्क। वुड वर्क जो है, वुड वर्क जनरली मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं, लेकिन अगर इसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मीटर क्यूब, अगर 10 सेंटीमीटर से कम है या फिर बराबर है तो उसको मीटर स्क्वायर में ही मेज़र करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसमें जैसे कि डोर फिटिंग हो गया, विंडो फिटिंग हो गया, या बोल्ट, हिंज, हैंडल, तो ये सारे नंबर में अपन कैलकुलेट करते हैं। डोर फिटिंग हो गया, विंडो फिटिंग होगी, बोल्ट फिटिंग हो गया, या फिर हिंज फिटिंग होगी, हैंडल फिटिंग होगी, ये सारे नंबर में अपन इसका मेज़रमेंट करते हैं। जबकि विंडो फ्रेमवर्क हो गया, ये देख रहे हो यहाँ पे विंडो फ्रेमवर्क हो गया, और डोर फ्रेमवर्क हो गया, और राफ्टर बीम हो गया, रूफ ट्रस हो गया, विंडो शटर, या फिर डोर शटर, है ना, डोर शटर, इस तरीके से जो ये आप देख रहे हो, और टिम्बर वॉल होगी, ये सारे अपन मीटर स्क्वायर में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में करते हैं। आई बात समझ में, यहाँ तक हो गया वुड वर्क क्लियर। अब अपन देखते हैं स्टोन वर्क। स्टोन वर्क क्या होता है, जो भी मतलब पत्थर की दीवार बनाते हैं अपन घरों में, इधर आसपास में जो भी है ना, जो भी एरिया में नज़दीकी पत्थर जो भी होता है सस्ता रहता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट भी कम आती है, इसलिए अपन यूज़ करते हैं किसका, स्टोन वर्क का भी। और उसको मेज़रमेंट किस में करते हैं, मीटर क्यूब का, मीटर क्यूब में मेज़रमेंट करते हैं। अलग अलग मेजनरी होती हैं, एक तो होती है रबल मेजनरी और दूसरी होती है आसला मेजनरी। रबल मेजनरी यानी कि कोई भी रेंडमली जो स्टोन है वो अपन सेट कर देते हैं, है ना, बाय द मोर्टार या फिर लाइम मोर्टार। ठीक है, इसे अपन रबल मेजनरी कहते हैं। आसला मेजनरी यानी कि अपन उसको एक अच्छे स्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि कंटिन्यू फॉर्म, जैसे कि मान लो ये स्टोन के बाद स्टोन एक ही लेयर में अपन बना रहे हैं उसमें। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे आस्लर मेजनरी। ठीक है, इसमें रफ स्टोन होंगे और रफ मेजनरी होगी। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं रबल मेजनरी। और इसमें स्मूथ स्टोन होंगे और एक ही लाइन में अपन इसको पत्थरों को रखेंगे, स्टोन को रखेंगे, तो इसे अपन बोलेंगे आस्लर मेजनरी। ठीक है, तो आपने डायग्राम देख लिया। तो देखिए रबल मेजनरी जो होता है, इन दिस रफ और अनड्रेस्ड स्टोन वर्क होता है, मतलब इसमें रफ और अनड्रेस्ड स्टोन यूज़ होते हैं। राशनल मेजनरी में स्मूथ और ड्रेस्ड स्टोन यूज़ होते हैं। ठीक है, इन दिस रबल मेजनरी में जॉइंट्स आर वाइडर एंड आर ऑफ इरेगुलर साइज, मतलब इसके वाइडर जॉइंट होंगे और इरेगुलर साइज होंगे। इसमें जो जॉइंट होंगे आर फाइनर होंगे एंड रेगुलर साइज के होंगे आस्लर मेजनरी में। तो ये चीपर होगा और ये कॉस्टली होगा आस्लर मेजनरी। सीधी सी बात है, चीपर क्यों होगा, अपन जैसे पत्थर उठा के उसे यूज़ करेंगे तो चीपर ही होगा, और जैसा पत्थर है उसको उसकी ड्रेसिंग करेंगे, उसको फिनिश करेंगे तो कॉस्ट लगेगी। तो ये आस्लर मेजनरी कॉस्टली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं स्टोन मेजनरी और ब्रिक मेजनरी में। स्टोन मेजनरी की जो स्ट्रेंथ होगी वो हाई होगी, ब्रिक मेजनरी की स्ट्रेंथ लेस होगी। ड्यूरेबिलिटी स्टोन
मेजनरी की हाई होगी, ब्रिक मेजनरी की लेस होगी। अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस किसका होगा, इसमें फिनिशिंग रिक्वायर्ड होगी, जबकि इसमें फिनिशिंग वर्क रिक्वायर्ड नहीं होगा। और डायरेक्टली जो है अपीयरेंस, जो स्टोन डायरेक्टली वो अच्छा ही दिखता है बाहर से अगर टेस्ट किया हुआ होता है, ठीक है ना, जबकि ब्रिक वर्क में, ब्रिक मेजनरी में उसमें बाहर में जो फिनिशिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। मोर्टार जो इनको होता है वो इसमें थिक रहता है स्टोन मेजनरी में, और ब्रिक मेजनरी में बहुत ही थिन रहता है। कॉस्ट जो है स्टोन मेजनरी की ज़्यादा लगती है, और जबकि ब्रिक मेजनरी की जो है वो कम लगती है। डैम्पनेस, स्टोन में तो बिल्कुल ही डैम्पनेस तो होता ही नहीं, यानी कि पानी सीलन जो होती है वो स्टोन मेजनरी में नहीं होती है, जबकि ब्रिक मेजनरी में सीलन आ जाती है। यूजेस क्या होता है इसमें, पायर या डैम बनाने या वॉल वर्क करने के लिए स्टोन का भी यूज़ करते हैं, और रेजिडेंशियल और पब्लिक वर्क के लिए ब्रिक मेजनरी का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसके नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्लोरिंग। अब फ्लोरिंग में देखो, फ्लोरिंग क्या मेजरमेंट करते हैं मीटर स्क्वायर में। थिकनेस ऑफ फ्लोर अगर थिक होगा फ्लोरिंग, अगर 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी फ्लोरिंग, तो डेप्थ जो है फ्लोरिंग की वो 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो मीटर क्यूब में अपन उसका मेजरमेंट करेंगे। अगर 7.5 सेंटीमीटर से कम है या इक्वल है तो मीटर स्क्वायर में उसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। जनरली थिकनेस होगी फ्लोर की, वो करती है 25 to 50 mm के बीच में वेरी करते हैं। आई बात समझ में? चलो और देख लेते हैं। अब मिसलेनियस वर्क है जो, इसमें एसी शीट हो गया, फ्रेम वर्क हो गया, पॉइंटिंग हो गया, डेटो डिस्टेम्पर वर्क हो गया, सेंटरिंग, शटरिंग, वाइट वॉशिंग, कलरिंग, पेंटिंग हो गया। ये सारे मीटर स्क्वायर में अपन इसको मेजरमेंट करते हैं। कौन कौन से, एसी शीट और फ्रेम वर्क, पॉइंटिंग, फॉर्म वर्क है ना, पॉइंटिंग और डेटो वर्क और डिस्टेम्पर, सेंटरिंग, शटरिंग, वाइट वॉशिंग, कलरिंग, पेंटिंग, ये सारे मीटर स्क्वायर में यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिकल जो वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क, वो पॉइंट या नंबर पे अपन उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आएगा समझ में? और ये क्या है, स्किटिंग कोर्स, कॉर्निस, स्ट्रिंग कोर्स और ड्रिप कोर्स, एजिंग बैंड, ये सारे अपन मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।